विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कोई समस्या हल कर रहे हैं और उस समस्या को हल करने के लिए इस प्रकार की कठिनाई आ जाती है कि हम उसको हल तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो हल नहीं हो पा रहा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्या हो जाती है हमारे लिए। और उसी पर हमारे विद्यार्थी जब अपने प्रयास करते हैं और प्रयास को करने के बाद समस्या को हल कर लेते हैं तो उसी को हम समस्या समाधान विधि कहते हैं या विधि कह सकते हैं। तो समस्या समाधान विधि में अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को कुछ समस्याएं दी जाती हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात समस्या समाधान विधि में जो बच्चे होते हैं वह अपने पास पूर्व में उपलब्ध ज्ञान के आधार पर वह उन समस्याओं को हल करते हैं, जैसे सूत्रों का प्रयोग करके, नियमों का प्रयोग करके, सिद्धांतों का प्रयोग करके वह उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं और अधिकांश बार वह उस समस्या को हल करने में सफल हो जाते हैं। तो समस्या समाधान से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसा कि आपको अपना प्रश्न लिखना है तो परिभाषाओं के साथ लिखना है तो आपके जो परीक्षा में मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। सबसे पहले सीवी गुड है, वह कहते हैं कि समस्या समाधान विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें ऐसी चुनौतियों स्थितियों उत्पन्न करके शिक्षा दी जाए जिसका समाधान आवश्यक है। यानी उसके सामने, बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां स्थापित की जाएंगी, चुनौतियां दी जाएंगी उनको और उन चुनौतियों में उसको अपना हल प्रदान करना है सीवी गुड के अनुसार। गैगने कहते हैं समस्या समाधान विधि घटनाओं का ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धियों के लिए अधिनियमों या सिद्धांतों का उपयोग करता है। यानी एक समूह है, विभिन्न प्रकार की घटनाओं का समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य को उपलब्ध करने के लिए कोई विशिष्ट उद्देश्य दिए जाते हैं, उन उद्देश्यों को की प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, सूत्रों, सिद्धांतों का प्रयोग करके समस्या को हल करता है। उसे ही हम समस्या समाधान विधि के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं समस्या समाधान विधि के पद हैं, इसके चरण हैं, इसके जो सोपान हैं वो क्या हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है समस्या के लिए दिए गए तथ्यों एवं उनके संबंधों को समझना। यानी समस्या जो दी गई है उस समस्या के लिए हमने जो तथ्य और संबंध हैं उन संबंधों को समझना। सबसे पहले बच्चों को हम समस्या देते हैं और बच्चों के सामने ही उनके जो समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं उनको आपस में किस प्रकार से संबंधित किया जाएगा, इस बात को बच्चों के सामने उजागर करते हैं ताकि वह समस्या को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आसानी से वह उसको हल कर पाए। दूसरा बिंदु है समस्या का विश्लेषण करना। अब कोई चीज़ हमारे सामने दी गई तो उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, अध्यापक के द्वारा भी उसका विश्लेषण किया जाता है। उसको समस्या को खंडों में बांटकर समझाया जाता है कि प्रश्न जो दिया गया है वह प्रश्न क्या है, वह प्रश्न बच्चों से क्या पूछना चाह रहा है। जैसे हम प्रश्न देते हैं, प्रश्न पूछा गया क्षेत्रफल है और बच्चे को समझ में नहीं आया तो हो सकता है वो परिमाप निकाल ले। तो इसलिए हम उस समस्या को पहले समझाते हैं कि वास्तव में समस्या है क्या, उस समस्या में हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है। जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक बच्चा, हमारे जो विद्यार्थी हैं वह उस समस्या को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि समस्या के तथ्यों को समझने में उसके बाद उसका विश्लेषण भी जरूरी है। संभावित हल खोजना, जब समस्या का विश्लेषण कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो वह ज्ञात करने के लिए हम उसका एक संभावित उत्तर होता है, उसको खोजने की संभावनाएं तलाशते हैं कि इसका ये उत्तर हो सकता है। उस उत्तर पर पहुंचने के लिए हम उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सूत्रों का, नियमों का, गणनाओं का प्रयोग करते हैं और अपने उत्तर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगला बिंदु है हल ज्ञात करने के लिए गणनाएं करना। जब हमने एक विधि खोज ली कि इन सूत्रों का प्रयोग करना है और इन सूत्रों के द्वारा हमने गणनाएं करनी है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों में इस प्रकार की समस्या पाई जाती है कि वो सवाल को अच्छे तरीके से हल करना जानते हैं, सूत्र भी जानते हैं, लेकिन जल्दबाजी में मूर्खतापूर्वक गणनाएं कर वह अपने सवाल का जो आंसर है वह उत्तर गलत प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो गणनाओं के अंदर जल्दबाजी में कुछ त्रुटियां कर देते हैं। तो उन गणनाओं को, त्रुटियों को दूर करना और साथ में उसकी गति को भी बनाए रखना,
दोनों ही कर्तव्य हैं, क्योंकि यदि हमारी गति नहीं होगी ज़्यादा तो उसका भी हमारी परीक्षा में हमें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आजकल तो कंपटीशन का योग है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनको हल करना है। तो उनको हल करने के लिए हमें हमारी गणनाएं शुद्धता से और तेजी से होनी चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को एक सफल रास्ते पर ले जा सकते हैं। अब समस्या का हल ज्ञात कर उत्तर की जांच करना, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जब हम कोई उत्तर निकालते हैं और हमारी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक की जो उत्तरमाला है उससे यदि हमारे प्रश्न का उत्तर मैच कर जाता है तो हम खुश होते हैं कि हमारा उत्तर सही है। लेकिन कई बार क्या है, हमारा उत्तर गलत भी हो सकता है और कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि कुछ किताबों में जो उत्तर हैं वही गलत होते हैं। तो उन जब वह अच्छे तरीके से मैच नहीं कर पाता तो बच्चों में भ्रम हो जाता है कि मेरा उत्तर गलत है, किताब का सही है, जबकि संभव है कि किताब का उत्तर गलत हो या संभव ये भी है कि हमारा ही उत्तर गलत हो। तब फिर हम विभिन्न प्रकार की जो जांच करने के बाद भी हम अपने सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाते, तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम अपने उत्तर की और उस किताब के उत्तर की जांच कैसे करें। तो हम उत्तर से प्रश्न पर जाएं, एक अपने उत्तर से प्रश्न की ओर जाएंगे और उस किताब के उत्तर से प्रश्न की ओर जाएंगे। तो यदि बच्चों के अंदर हमारी गणनाओं की या उनकी गणनाओं की जांच करना आता है तो वह प्रश्न हल करते समय किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहेंगे, उनके अंदर इस प्रकार का भाव नहीं आएगा कि मैंने जो उत्तर निकाला है वो सही है या किताब में जो निकाला है वो सही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें बच्चों को उत्तर की जांच करना सिखाना अति आवश्यक है, अन्यथा वह इस प्रकार की समस्याओं से जूझते रहेंगे और अच्छा ज्ञान होने पर भी वह अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला है स्वीकृत साधन का प्रयोग करना। अब जैसे हमने ये सारी प्रक्रिया की, सारी प्रक्रिया करके हमने एक अच्छे हल पर अपने समस्या को ले आए, तो जो जिस विधि से हमने हल प्राप्त किया था उसमें से अब हम क्या करते हैं, कई विधियों के द्वारा हल प्राप्त करते हैं और एक स्वीकृत या ऐसी विधि का उपयोग करते हैं जो उस बच्चे के लिए या हमारे खुद के लिए, यानी जिस बच्चे पर वो प्रयोग किया जा रहा है उसके लिए उपयुक्त है, यानी वह अच्छे प्रकार से उसको हल कर सकता है। उसी विधि के द्वारा फिर हम आगे की गणनाओं को हल करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं चुनी जाने वाली समस्या की विशेषताएं, यानी जो समस्या हमने चुन ली है उस चुनी हुई समस्या में क्या विशेषता होनी चाहिए। समस्या तभी अच्छी कहलाएगी जब उसमें ये निम्नलिखित विशेषताएं हों, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ पाएं और अपनी समस्या के द्वारा अपने जीवन के लिए भी तैयार हो पाएं। तो सबसे पहले शिक्षात्मक मूल्य, यानी हमने जो शिक्षा समस्या चुनी है उसका शिक्षात्मक मूल्य जरूर होना चाहिए, यानी वह हमारे बच्चों को कोई शिक्षा दे, उनके अंदर हमारे विषय से संबंधित मौलिक जो शिक्षा के गुण हैं उनको प्रवाहित करे, तभी हम उसको अच्छी समस्या कहेंगे। दूसरा है भाषा सरल एवं स्पष्ट और सहज हो, यानी हम जो उसको समस्या दे रहे हैं वह समस्या की जो भाषा है वह सरल हो, स्पष्ट हो और सहज हो, यानी हम उनकी मातृभाषा में ही उनको समझाएं, अलग की भाषा में न समझाएं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनका प्रयोग वो पहले से करते आ रहे हैं। ऐसे गूढ़ शब्द हम उनके सामने ना प्रकट करें उस समस्या के द्वारा जिनका उन्हें पता ही नहीं है, या फिर ऐसे शब्दों को हमें प्रयोग करना भी पड़ रहा है तो पहले हमें उन शब्दों को उनको समझाना चाहिए। अगला बिंदु है मानसिक स्तर एवं शारीरिक क्षमताओं के अनुसार हो, यानी जो समस्या हम दे रहे हैं उनके मेंटल स्टेज के अनुसार हो, उनका जो मानसिक स्तर है उसके अनुरूप हो और उनकी शारीरिक क्षमताओं के ही अनुरूप हो। यानी यदि हम उसको उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं से बड़ी समस्या दे देंगे तो वह उसको करने में असमर्थ होगा और हमारा जो प्रोग्राम था, हमारे जो लक्ष्य थे वह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वैसे हम जानते हैं कि हमें हमारी क्षमताओं के से ज़्यादा यदि काम दिया जाता है तो मेंटली तौर पर या हमारा जो मनोबल है वह पहले ही टूट जाता है, तो फिर हम समस्या को हल नहीं कर सकते। रुचि एवं दृष्टिकोण के अनुसार हो, बच्चे की रुचि के अनुसार हो, हम उस पर कोई भी समस्या थोपेंगे नहीं। यदि थोपेंगे तो वह समस्या को आसानी से हल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सबसे पहले ये कन्फर्म करेंगे कि हम उसको जो समस्या दे रहे हैं वह उसकी मर्जी के अनुसार हो, उसकी रुचि के अनुसार हो। यदि रुचि से अलग होगी तो वह उसको हल नहीं कर पाएगा। और उसका दृष्टिकोण उस समस्या के प्रति क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम उस समस्या को दें, और यदि सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है तो हम उस बच्चे को अपनी जो समस्या है वह नहीं देंगे। अगले समय में कभी देंगे, उस समय नहीं देंगे जब वह उसके लिए तैयार हो जाएगा।
उसका दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक हो जाएगा, तभी हम उसको समस्या देंगे, अन्यथा हम उसको समस्या देने से परहेज करेंगे। क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, यह स्पष्ट। हमारी समस्या में बच्चों को हम जो समस्या दे रहे हैं उसमें क्या दिया है और उसको ज्ञात क्या करना है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए, तभी वह ज्ञात कर सकता है। अन्यथा उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो वह ज्ञात ही नहीं कर सकता, तो हमारी समस्या देने का औचित्य खत्म हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी समस्या हो जो चुनौतीपूर्ण हो, यानी ऐसा ना हो कि वो पहले से करता रहा वही दे दी तो फिर सीखने को उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो समस्या ऐसी हो जिसे उसने पहली बार फेस कर रहा हो, नई हो, चुनौतीपूर्ण हो, जिससे उसमें कुछ कठिनाइयाँ हों, और उन कठिनाइयों के द्वारा जब हम सीखेंगे तभी उसका ज्ञान स्थायी होगा। अन्यथा हम पहले से चली आ रही समस्याओं को दे देंगे तो उसे सीखने का कोई भी मौका नहीं मिला। इसलिए हम जो समस्या समाधान विधि का आयोजन कर रहे हैं वह उस दृष्टि में विफल हो जाएगा। पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, यानी हम समस्या जो दे रहे हैं तो उससे संबंधित उसको नियम, सिद्धांत, सूत्र ये पता होनी चाहिए। हमने ऐसी समस्या दे दी जिनके बारे में या जिसके सूत्रों के बारे में, जिसके सिद्धांतों के बारे में हमने उस बच्चे को बताया ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है, तो फिर वह उस समस्या को हल ही नहीं कर सकता। जब हल ही नहीं कर सकता तो फिर समस्या को देने का कोई औचित्य नहीं है। बाहर की तरह ना हो, जैसे ऊपर भी जिक्र आया था कि यदि हम उसके ऊपर थोप देंगे तो बाहर की तरह होगा, यानी समस्या उसकी रुचि के अनुसार होगी तो वह उसको बाहर नहीं समझेगा। उसकी रुचि के अनुसार दें ताकि वह उसको बाहर न समझे, तो वह उस पर बोझ की तरह ना हो, जबरदस्ती थोपी न जाए, तभी हमारी समस्या समाधान विधि है उसकी सार्थकता हमारे सामने प्रकट होगी। तर्क सम्मत एवं शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार हो, यानी तर्क संगत होनी चाहिए, और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही हम अपनी समस्या को उनके सामने रखें। आवश्यकता के अनुरूप यानी हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो क्या सीखना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं उसी के अनुरूप ही हम उनको यदि समस्या देंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे, अन्यथा हमारी जो आयोजन है वो विफल हो सकता है। उपकरण उपलब्ध हो, यानी जो समस्या हम बच्चों को देने जा रहे हैं और उसमें किसी उपकरणों की आवश्यकता है और वह हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं है, तो फिर उस समस्या को देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो उपकरण उपलब्ध नहीं है, तो फिर उस समस्या को हल कैसे करेंगे। तो समस्या को देते समय, चयन करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो मैथमेटिक्स लैब है या साइंस से दे रहे तो साइंस की लैब है, या अन्य विषयों में दे रहे तो अन्य विषयों की जो हमारे पास लेबोरेटरी है उसमें हमारे पास उस प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं, उस प्रकार की समस्या का ही चयन करें, अन्यथा हमारी समस्या विफल हो जाएगी। अनुभवों के आधार पर हो, यानी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक अनुभवी अध्यापक की जरूरत होती है कि वह समस्याओं को चयन करे। सभी हमारी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की मानसिक स्थिति को, उनकी शारीरिक क्षमताओं को और हमारे विषय की जो परिकल्पना है, हमारे विषय की जो उपलब्धता है उसके अनुसार ही वह चयन करें। तो एक अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता है। तो हमारी जो समस्या है बच्चों को हम जो दे रहे हैं वह अध्यापक के अनुभवों पर बहुत निर्भर करती है। लंबी समस्या को खंडों में दिया जाए, यानी यदि समस्या बहुत लंबी हो तो उसको टुकड़ों में बांट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई समस्या, हम पहले ही विश्लेषण विधि में जान चुके हैं कि जब समस्या बड़ी होती है तो उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर बच्चों के सामने प्रकट किया जाता है ताकि वह आसानी से उसको समझ लें, फिर बाद में उसको संश्लेषण कर दिया जाता है। आगे है आलोचनात्मक पक्ष पर पूर्ण ध्यान दें, जो उसके आलोचनात्मक पक्ष हैं, क्रिटिकल एनालिसिस उसका है, हम उसको भी ध्यान में रखें। अगला बिंदु है हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार हो, यानी हमारी जो समस्या में दे रहे हो पाठ्यक्रम में हमारी के अनुसार ही हो, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें वह हिस्सा होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम का, उससे अलग हम देंगे तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका, यानी हमारी जो समस्या है उसका हमारे बच्चों को कोई लाभ नहीं होने वाला। नई तथा व्यवहारिक हो, समस्या नई हो, जैसे पहले बताया था कि समस्या पुरानी होगी, यानी जिसको वो पहले से जानता है तो उसको हल करने के बाद उसे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पहले ही जानता है। तो समस्या नई हो ताकि उसके अंदर रचनात्मकता आए और वह अपने ज्ञान में वृद्धि करे। आगे हम देखते हैं समस्या समाधान विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, यानी जो समस्या समाधान विधि है उसमें क्या विशेषताएं हैं, वह हमारे बच्चों के अंदर किस प्रकार के गुणों को विकसित करती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चे अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वह इस विधि का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को भी आसानी से हल कर पाते हैं। तो बहुत ही उपयोगी है।
आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता में विकास होता है। जब वह समस्या को अपने आप हल कर लेते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है और साथ में उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ जाती है। वह अपने आप समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं। तो अध्यापकों पर या अन्य किसी पर निर्भर रहना उनके लिए बाध्यता नहीं रहती, वो खुद अपने काम को करने में समर्थ हो जाते हैं। विश्लेषण की क्षमता का विकास होता है, यानी उनके अंदर विश्लेषण की क्षमता विकसित हो जाती है। वह समस्याओं को विकसित करना सीख जाते हैं और सही और गलत का निर्णय लेना भी सीख जाते हैं। समस्याओं से लड़ने की प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी जो समस्या उनके जीवन में आएगी उनसे लड़ने की प्रवृत्ति का उनमें विकास हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग तो अपनी समस्या को खुद हल करना चाहते हैं, जब भी समस्या आती है किसी के पास नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जब समस्या आती है तो दूसरों का मुँह ताकते हैं। हम आदमी से कहते हैं कि ये मेरे पास ये समस्या हो गई, आप इसका हल बताओ। तो जब तक हम अपनी समस्या को स्वयं हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम अपने दैनिक जीवन में सही मायने में खुश नहीं रह सकते। हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो खुश नहीं रह सकते। वैसे भी आपने एक दोहा सुना होगा, पराधीन सपने उसको नहीं, यानी जो दूसरों का होता है उसको सपने में भी सुख की आशा नहीं हो सकती। इसलिए बच्चे क्या हैं, वह अपने समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं और खुद ही समस्याएं हल कर अपना आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। अगला है उच्च कक्षाओं में गणित पढ़ाने में सहायक है। यह उच्च कक्षाओं में गणित पढ़ाने में बहुत ही सहायक है क्योंकि बच्चे अपने आप समस्याओं को हल करते हैं। वैसे भी महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चे को शिक्षा यदि हम दे रहे हैं तो शिक्षा देने के लिए हम उसके अंदर जो क्षमता है उनको बाहर निकालें, ना कि हम उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ही बच्चे के लिए हानिकारक हो, जितना कम पढ़ाएं और उसके अंदर से निकालने की कोशिश करें वह ज्ञान उसके लिए ज़्यादा स्थायी होगा और सार्थक होगा। चिंतन एवं तर्क शक्ति की यानी जो चिंतन है और उनकी तर्क शक्ति है उनको विकसित कर देता है, उनका मनन करने की शक्ति को बढ़ा देता है। हमारी जो समस्या समाधान होती है अधिगम स्थायी होता है क्योंकि इसमें बच्चे अपने आप ही क्रियात्मक रहते हैं। और जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और वह बच्चे हमारे टॉपिक से इंटरेक्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्रिया ले रहे हैं और ज़्यादा से जितनी ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं उतना ही ज्ञान उनके पास स्थायी होगा। यदि वह सुन रहे हैं, सुनने के बाद और कुछ नहीं कर रहे तो कुछ देर के बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो खुद क्रिया कर रहे हैं तो क्रियाओं की प्रगाढ़ता या क्रियाओं की अधिकता के कारण उनका जो ज्ञान है वो अधिक स्थायी हो जाता है। अध्यापक एवं विद्यार्थियों के संबंध मजबूत और मधुर हो जाते हैं क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। अध्यापकों को सहानुभूतिपूर्वक समस्याओं को समझाता है तो उनके बीच जो संबंध है मजबूत और मधुर हो जाते हैं। और जब अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध है वह विश्वासपरक हों तो बच्चे पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। और यदि किसी प्रकार का मनमुटाव हो जाए तो बच्चे उस अध्यापक के विषय से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। विद्यार्थी में उत्तेजना, प्रश्न हल करने की उत्सुकता स्वाभाविक हो जाती है क्योंकि अब बच्चे ने समस्या समाधान विधि से समस्याओं को हल करना सीख लिया है। तो उसके सामने जब समस्याएं आती हैं तो वह किसी के पास नहीं जाता, स्वयं करने की कोशिश करता है, सबसे पहले अपने एफर्ट लगाता है और अधिकांश बार वह उन समस्याओं को हल भी कर लेता है। कुछ एक आधी परिस्थिति ऐसी आ सकती है जब वह हल नहीं कर पाता तो दूसरों के सामने वह जाता है, लेकिन अपने संपूर्ण एफर्ट वह लगाता है, उसके बाद ही कहीं जाता है। आगे देखते हैं समस्या समाधान विधि के दोष, लिमिटेशंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। यानी हमारी जो समस्या समाधान विधि है या हम कोई भी विधि पढ़ रहे हैं, सभी विधियों की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, लेकिन हमें उनको अच्छे से लागू करने के लिए उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर हमारे जो टॉपिक है उनको और बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखकर उसका अनुपालन करना है। तो हमें कमियां भी पता होनी चाहिए क्योंकि जब तक हमें कमियां नहीं पता होंगी तब तक फिर हम उसको अच्छे ढंग से लागू ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कमी क्या है, पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें समस्या समाधान विधि में बच्चे को समस्या दी जाती है, वह उसको हल करने में कितना समय लेगा, कई बार बहुत ज़्यादा समय ले सकता है। तो इस विधि से यदि हम सारे टॉपिकों को कराने लगे तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वह समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा है समय अधिक लगता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। अध्यापक समस्या को बच्चों को सामने रखेगा, उसको स्पष्ट करेगा, विश्लेषण करेगा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से गुजरेगा, फिर बच्चे उसका विश्लेषण करेंगे, यानी उस समस्या को हल करने में समय बहुत अधिक
लगने की संभावना रहती है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। या छोटी कक्षाओं में यानी बच्चों को जब हम छोटी कक्षाओं में समस्या देंगे तो उसको हल नहीं कर पाएंगे, बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है, अर्थात हम छोटी कक्षाओं में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता, यानी एक अच्छी समस्या को बच्चों के सामने रखने के लिए एक बहुत ही अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता है। वह उसका चयन करने में सावधानी रखे, उसको समझाने में सावधानी रखे। तो हमारे सभी विद्यालयों में अनुभवी अध्यापक हो पाना संभव नहीं है। अध्यापक का कार्यभार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी उनका कार्य भी बढ़ जाता है। और कई बार ऐसी समस्याएं भी हो सकती है बच्चों के सामने कि वह उसके समझ में नहीं आई तो उसको हल नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर हीन भावना घर कर जाएगी कि मैं उसको हल नहीं कर पा रहा। या कुछ समस्याएं इतनी बड़ी होती है कि उसको खंडों में बांटने के बाद भी हम उनको नहीं समझा पाते, तो उनके लिए हमें कोई और ही विधि अपनानी पड़ेगी। तो ये कुछ कमियां हैं। तो आज हमने समस्या समाधान विधि के बारे में जाना, समस्या समाधान विधि को विस्तार से समझा है, उसकी कमियां, उसके दोष, एक अच्छी समस्या समाधान विधि क्या हो सकती है, कुछ परिभाषाओं के द्वारा समझा। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान विधि में कुछ बुराइयां हैं लेकिन अच्छाइयां ज़्यादा है। तो समस्या समाधान विधि के द्वारा हम बच्चों को एक अच्छे विद्यार्थी या अच्छे अध्ययनकर्ता के रूप में उनको ज्ञान दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हम हमारी जो अगली विधि है अनुसंधान विधि, उस पर कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।